वो है आपका मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मौलिक अधिकार, और जब संविधान बना था तो उसी समय आपके मौलिक अधिकार दे दिए गए थे, और किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार की आवश्यकता है। ऐसे आप देखेंगे ये सारे अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार हैं, प्रकृति ने भी आपको दिया है। जैसे आपको समानता का अधिकार, तो प्रकृति ने भी सबके साथ समानता का ही व्यवहार किया है, ठीक है। सबको दो ही आंख दिया है, दो ही कान है, या जो भी है मुंह जीभ सब पैर हाथ सबको बराबर दिया है। तो प्रकृति भी समानता रखती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके कानूनी रूप से दिया तभी आपको ये समानता का अधिकार मिला है। जीने की स्वतंत्रता का अधिकार आपके प्राचीन समय से है। ऐसा नहीं कि 1950 के बाद लोग जो है मतलब स्वतंत्र हुए, उससे पहले जो है करी बना हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अंग्रेज जब भारत पे शासन कर रहे थे तब भी भारतीय लोग ऐसी बात नहीं कि कैद में रहते थे या जंजीर बना हुआ था, व्यक्ति विशेष स्वतंत्र रूप से ही रहता है। तो ये सारे नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार ही है, बस उसको संविधान में लिखित रूप दे दिया गया, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक तत्व है, ठीक है। बिना मौलिक अधिकार के आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए यह पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से आ जाता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे क्या है, पूरक है। बिना अधिकार का कर्तव्य बेकार है, ठीक है, और बिना कर्तव्य का जो है अधिकार भी सही नहीं है, उचित नहीं है। अगर आपको आपके पिताजी के संपत्ति में कुछ अधिकार मिलता है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, जब वो वृद्ध हो जाए तो उनकी सेवा कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से संविधान ने व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिया है। जैसे आपको क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो टोटल अधिकार की संख्या जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय 7 दिए गए थे, लेकिन आगे चल करके संपत्ति का अधिकार जो 7वां अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या था कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि जैसे मान के चलिए सड़क बन रहा है तो आपका बीच में जमीन आ गया और सरकार को चाहिए, क्योंकि अगर वो बीच वाला व्यक्ति जमीन नहीं देगा सरकार को तो सड़क का निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए क्या था कि व्यक्ति को जब अगर वह चीज मौलिक अधिकार रहता है तो वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो सरकार को देना चाहे या नहीं देना चाहे। तो विकास काम में बहुत ज्यादा जो है बाधा आ रही थी। यानी अगर मान के चलिए हम कोई योजना लाए विद्यालय बनाने का, सरकारी संस्थान बनाने का, या रेलवे का पटरी बिछाने का, और बीच में जो है जमीन है किसी व्यक्ति विशेष का पड़ गया और वह जमीन देने से मना कर दिया, तो सारा योजना अगर बढ़ते आ रहा है तो वो रुक जाएगा ना, ठप हो जाएगा। अब वो केस में जो है बरसों बरस जो है सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगा, तो उसमें ज्यादा परेशानी था। तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, आपका जो मेन संविधान का पार्ट बना दिया गया। हाँ, आपको उसके बदले मुआवजा मिलेगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो वो जमीन आपकी ले सकती है, ठीक है। अभी भी आप देखिएगा 6 लाइन बन रहा है, या बीच में जितने लोग का जमीन आया सबको देना पड़ा, मजबूरी है, आपको देना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे वैशाली या उधर आप जाइएगा, ये बाढ़ उधर, तो 6 लाइन बना तो बीच बीच में लोग का घर आ गया, आंगन आ गया, तो लोग को देना पड़ा, ठीक है। और वहां पे एनएच के बगल में तो घर कोई रख नहीं सकता है, तो लोग को वहां से जा करके, तो उसके एवज में आपको क्या करती है सरकार, जो उसका जो रेट है सरकारी उसके 10 गुना तक आपको दे देती है, कि आप भी खुशी खुशी उसको दे देते हैं, ठीक है। तो वह अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार इसीलिए हटा गया कि देश के विकास के लिए वो जरूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग मेंस के भी दृष्टिकोण से देखेंगे और प्री के भी दृष्टिकोण से देखेंगे कि यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और भारी संख्या में यहां से प्रश्न प्री में भी देखने को मिलेगा और मेंस में भी मिलेगा। और यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। और किस संविधान से लिया गया इसको, मौलिक अधिकार को, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से आपको क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अगर कोई पूछे कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, यूएसए के संविधान से लिया गया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यह संविधान का पार्ट लिया गया है मौलिक अधिकार। अब देखिए सबसे पहले अगर हम मेंस लिखते हैं तो उसमें भूमिका देते हैं, क्या देते हैं, भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, आखिर है क्या उसके बारे में।
तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम बड़ा और कर देते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। मौलिक अधिकार प्रजातंत्रीय समाज में जीवन की वे अनिवार्य परिस्थितियां हैं जिनकी अनुपस्थिति में साधारणतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बिना आप मौलिक अधिकार के आपका सर्वांगीण विकास होगा ही नहीं। अगर आपको बोलने की आजादी नहीं होगी, आपको व्यापार करने की आजादी नहीं होगी, धर्म मानने की आजादी नहीं होगी, तो आप अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोलता है कि इस तरह का व्यापार आपको नहीं करना है, या आपको जो है इस क्षेत्र में घूमने नहीं जाना है, या आपको यहां नहीं जाना है, तो आप प्रतिबंधित हो जाएंगे, तो आपका सर्वांगीण विकास होगा ही नहीं। तो एक व्यक्ति को जो जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक तत्व है उसको यहां पर क्या किया गया कि मौलिक अधिकार में रख दिया गया, ठीक है। तो वस्तुतः मौलिक अधिकार प्रजातंत्र का क्या है, आधार स्तंभ है, जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए परमावश्यक है, ठीक है। तो बिना आप मौलिक अधिकार के ना ही आप सामाजिक रूप से विकास कर सकते हैं, ना ही मानसिक रूप से, ठीक है। तो यहां पे नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी अति आवश्यक है। अगर आपको कोई बोलता है आध्यात्मिक इसीलिए है, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, अपने हिसाब से अपने देवी देवता का पूजा अर्चना करते हैं, अगर कोई राष्ट्र या देश अगर आपको भारत देश ही बोले कि आपको नहीं इस देवता को नहीं इस धर्म को मानना है, तो आप जो अध्यात्म से जुड़ना चाह रहे थे, जो आप अपने मनोविचार से, वो आप नहीं कर पाइएगा। तो उसमें आपका वो क्या होगा, विकास, मानसिक रूप से भी विकास नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा, और नैतिक रूप से भी आपका विकास नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार न केवल सामाजिक विकास को करवाता है, साथ साथ आपके मानसिक, आध्यात्मिक और सर्वांगीण कह सकते हैं, हर एक विकास आपका मौलिक अधिकार पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, आगे चर्चा करेंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में सबसे पहले क्या किया, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख किया है। अगर पूछेगा केमे भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा है, तो क्या बोलेंगे, भाग 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 12 से 35 तक। यही सब प्रश्न फिर प्री में आपका पूछता है कि कौन से भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, भाग 3 में। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक मौलिक अधिकार है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, 7। केवल 7वां जो आपका मौलिक अधिकार है वो हट करके क्या हो गया, विधि का अधिकार में शामिल हो गया। देखिए वही चीज अब यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ, संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु केमा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, केमा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, जो अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके, कहां पे था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में, उसको निकाल करके कहां रख दिया गया, विधि का अधिकार 300 को में शामिल कर दिया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अब संपत्ति का अधिकार कहां पे रखा गया, तो 300 को में। अब यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्या कानूनी अधिकार है कि अगर संपत्ति जैसे आपकी है तो वो आपकी होगी, ठीक है। इसमें क्या था कि मौलिक अधिकार में जो संपत्ति आपका है, ठीक है, वो आप किसी को अगर यहाँ पे अगर सरकार चाहती तो आप उसको चाह के भी नहीं दे सकते थे, ठीक है। अगर सरकार चाह रही है आपकी संपत्ति लेना और आपकी इच्छा नहीं है तो सरकार चाह के भी यह चीज नहीं ले सकती, ठीक है। तो ये चूंकि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट, इसका जो सर्वोच्च न्यायालय है आपके देश का, ये मौलिक अधिकार हर हालत में हर एक व्यक्ति का अधिकार है, आप उसमें फाइट कर सकते हैं। और वो संपत्ति जैसे आपको है क्या क्या, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये सब आपको सुप्रीम कोर्ट देता है। अगर आपको कोई बंदी बना लिया या कोई आपको समानता का अधिकार छीन रहा है, सांस्कृतिक अधिकार छीन रहा है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि विधि का अधिकार है कि आपको उसके एवज में आप लड़िए, अगर सरकार संपत्ति आपकी चाह रही है तो आपको लेकिन देना पड़ेगा, उसके एवज में सरकार आपको क्या करेगी कि जो भी उस जमीन का रेट होगा, जो उस प्रॉपर्टी का रेट होगा, वो आपको मुहैया कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार जबरदस्ती ले लेगी और आपको कुछ नहीं देगी, तो इसलिए देगी चूंकि वह 300 का विधि का अधिकार है, ठीक है।
कानूनी रूप से आप लड़िएगा और उस जमीन का मुआवजा आप ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से जो भी अधिकार आपके मौलिक अधिकार में है उसको अनिवार्य रूप से देना है। और जब संपत्ति का अधिकार था तो वो आप जो कोई भी अगर सरकार कहती थी आप अपना जमीन दे दीजिए, यहाँ पे जो सड़क बनेगा, बहुत होता है ना कि बहुत अड़ जाता है, नहीं हम अपना जो है नहीं देंगे, तो उस केस में सरकार उसको कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, कोई सरकार आपको वंचित नहीं कर सकती है। तो सरकार को यहां समस्या होता था, तो उसने क्या किया, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया। अब क्या हुआ कि विधिक अधिकार है, आप लड़ाई लड़िए या उसके बदले मुआवजा लीजिए, लेकिन वो संपत्ति सरकार लेगी। ठीक है, विधि का अधिकार हो गया, अन्य अधिकार में आ गया, अनुच्छेद अन्य में आ गया और उसको कानूनी रूप से आप ले सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार को आपको कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आपका मौलिक अधिकार दिलवाएगा। ठीक है, अगर पहले क्या था, अगर किसी का संपत्ति सरकार ले लेती थी, अब चला गया वो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता था चूंकि यह मौलिक अधिकार का पार्ट है इसीलिए आप इसको लौटाइए, इसकी इच्छा पे अब डिपेंड करेगा। तो उसमें क्या होता था, विकास कार्य बाधित हो जाता था। ठीक है, बरसों वर्ष तक कोई योजना है बीच में ही रुक गया। आप देखेंगे पहले जो शुरुआत में तो सबसे पहले और एक अनुच्छेद आया आपका अनुसूची में, आप देखिएगा 9वां अनुसूची, वो भी इसी 9वां जो अनुसूची है वो भी जमीन से ही रिलेटेड है। और उसमें जो दिया गया, जो पार्ट इसमें डाला गया उसमें अब संशोधन भी नहीं होगा। ठीक है, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में अगर चाहेगा कि इस पे चैलेंज करके संशोधन करवा दे या विधायक, तो इसको संशोधन भी नहीं कर सकता है। जो देश के लिए जरूरी है उसको उसमें रख दिया गया कि अब इसमें किसी प्रकार का संशोधन भी संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सा जानना है कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार जो था पहले था। ठीक है, जब संविधान बना था उस समय संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। ठीक, कोई दिक्कत भी है? अब देखिए मौलिक अधिकार यहां पर कितने प्रकार के हैं, तो अभी हमने तुरंत बताया आपको मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। क्योंकि जब संविधान बना था उस समय 7 था, लेकिन अभी कितना है, 6 है। तो हम लोग पहले 6 पढ़ेंगे और 7वां तो पढ़ ही लिए। जो 31वां जो संपत्ति का अधिकार था वो कहां चला गया, 300 में। ठीक है, इसलिए अब वो तो मौलिक अधिकार है ही नहीं, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए मौलिक अधिकार में यहाँ पे कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार। कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या हैं, समान है, चाहे गरीब हो अमीर हो। जो अगर कोई क्राइम करता है सबको वही सजा मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री किसी का मर्डर कर देंगे, चाहे एक गरीब आदमी किसी का मर्डर कर देगा, सबको सजा सेम ही मिलेगी। ठीक है, ये अलग बात है, थोड़ा सा प्रभाव रहता है लोगों का, थोड़ा डिले जाएगा केस सुनवाई में, लेकिन सजा होना है। अब देखिए चारा घोटाला में लालू यादव अभी तक भी जेल जा रहे हैं, तो कानून के नजर में सभी समान है इसीलिए वो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे 20-20 साल तक, अपने आप में बिहार का कह सकते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, फिर भी उनको जेल जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो जैसा क्राइम किए हैं उसके हिसाब से जो सजा है उनको भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समानता का अधिकार सबके लिए समान है। चाहे सरकारी जॉब वैकेंसी आती है उसमें सबको समान मौका मिलता है ना। अब कहिएगा रिजर्वेशन, तो देखिए रिजर्वेशन अलग चीज है। रिजर्वेशन किसी विशेष वर्ग को विकास के लिए वो दिया गया है, जो अति पिछड़ा है, शोषित है, वर्षों से दलित वर्ग है, शोषण हुआ है, उनको समाज में लाने के लिए, बराबर स्थिति बनाने के लिए उसको कुछ रिजर्वेशन दिया गया, उसको विशेष प्रावधान दिया गया है। क्योंकि अगर नहीं दिया जाता तो वो सामान्य रूप से आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उनको कुछ विशेष छूट, रिलैक्सेशन दिया गया। बाकी सबके लिए क्या है, समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में आपका क्या है, समानता का अधिकार है। तो 14, 15, 16, 17, 18, तो कितना हो गया, 5। अब कितना है, 23, 24, 23, 24, अच्छा ये किधर गया, 19 से स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19, देखिए ये 4 होगा, 19, 20, 21, 22, ये क्या हो गया, 4। अब देखिए 22 तक हो गया, 23, 24, ठीक है, 5, 4, 2, फिर आपका 25, 26, 27, 28, 4, फिर 2। ठीक है, देखिए अब इसको तरीका याद रखिए, 5, 4, 2, 4, 2, क्या याद रखिएगा, 5, 4, 2, 4, 2।
इसको याद करने का तरीका हम बता दिए, 5 4 2 4 2, ठीक है, 5 4 2 4 2। अब आपको पता है कि पहले क्या है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार, और हमने पढ़ा कि 14 से यहाँ पे शुरू हुआ है, तो 14 का 5 जोड़िए, 14 15 16 17 18, 18 तक आपका क्या हो गया, समानता का अधिकार हो गया। अब 4 काउंट करना है और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले समानता का अधिकार, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा, 19 20 21 22, 4 हो गया, 5 4 2, फिर आपका 20 22 तक हो गया, 23 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 24 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, 4 होगा, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 2, तो 5, और लास्ट में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसको, क्योंकि मौलिक अधिकार में अगर कोई भी सुधार करना है तो वो यही अनुच्छेद से होगा। 368 यहाँ प्रयोग में नहीं किया जाएगा। कई बार बोला जाएगा कि जब संविधान का जो उधर भी सुधार होता है, संशोधन होता है, किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, फिर अनुच्छेद 32 की क्या आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल मौलिक अधिकारों में सुधार होता है। मौलिक अधिकारों में अगर सुधार करना है तो अनुच्छेद 368 यहां लागू नहीं होगा। यहां पे कौन सा अनुच्छेद लागू होगा, अनुच्छेद 32, और इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, संविधान का आत्मा, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब याद कीजिए, 5 4 2 4 2, 5 4 2 4 2, 5 मतलब आपका समानता का अधिकार, समता का अधिकार, 14 से 18, 14 15 16 17 18 हो गया। 4 अब याद कीजिए 19 से 22 तक, दूसरा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे भी जो आप बोलने की आजादी, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 है, तो 19 से आपको 22 तक 4 काउंट कर लेना, 19 20 21 22, 5 4 हो गया 2, यानी आपका क्या हो जाएगा, 23 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद फिर 5 4 2 4, फिर आपका क्या हो गया, कहां पहुंच गए, 24 हो गया, 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 4 2 4, अब 2 में क्या आ जाएगा आपका, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, 29 से 30। तो ये एकदम याद होना चाहिए, यहां से निश्चित तौर पे आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछेगा, आप जो पूछ ले, ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कभी ना कभी आपको दिखेगा। अब इसके अंदर भी जो है नंबर है, अनुच्छेद है, उसकी भी चर्चा करते हैं, अंदर वाला भी पूछता है, ठीक है। याद करने का तरीका हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार से आप याद करेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और लास्ट आपका उपचारों का अधिकार। 7वां 31वां जो है आपका अनुच्छेद तो गायब है, संपत्ति का अधिकार। इसीलिए अब आज ये समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अधिकार है, तो सबसे पहले आपका अनुच्छेद 24, विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक है, विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक है। अनुच्छेद 15, धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं है। आपका संविधान किसी भी रंग रूप के हैं आपसे विभेद नहीं करता, आप काले हैं गोरे हैं, चाहे आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं या स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो संविधान के नजर में आप क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। कानून के नजर में आप सभी समान हैं, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करता अनुच्छेद 15, ठीक है। 16 क्या कहता है, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में समान अवसर दिया जाएगा। जो भी सरकारी संस्थाएं होगी, जो पोस्ट निकालेगी, उस पर सबको मौका दिया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो। ऐसा थोड़ी लिखा रहता है हिंदू के लिए वैकेंसी आया है, मुस्लिम के लिए है, सबको बराबर अधिकार है, वैकेंसी डालिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल होइए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं करना है, किसी भी जातिगत छुआछूत होता है, बहुत लोग निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत व्यवहार करते हैं, वो नहीं करना, अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, ठीक है। अगर आप गाली सूचक शब्द भी देते हैं, अगर वो पहुंच जाए आप SC ST कोर्ट में, तो आपको बेल भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा कानून है ये, अस्पृश्यता का अंत का। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत हो चुका है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे उपाधि नहीं लगा सकते अपने मन से। अगर कुछ मिल गया है, जैसे भारत रत्न किसी को मिल गया तो वो लगा सकता है, ठीक है, लेकिन अपने मन से श्री श्री 108
स्वामी, ये सब जो लगा लेते हैं उपाधि, ये अपने मन से नहीं लगाएंगे। हाँ, ऐसे बोलचाल की भाषा में आप कुछ भी रख लीजिए नाम, लेकिन सरकारी कागजात में आपका कोई भी उपाधि नहीं होगा। ठीक है, अपने मन से आप किसी भी प्रकार का उपाधि धारण नहीं कर सकते। महाराजा धीराज, ये सब जो उपाधि पहले हुआ करता था, वो सब आप अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सरकारी कागजात में तो बिल्कुल नहीं। ऐसे बोलचाल की भाषा में आप कुछ भी नाम रख लीजिए, अलग बात। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? ये चारों समझ में आ गया? पांच पांच है ये, पांच। अब चार वाला आएगा। ठीक है, चार वाला क्या? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। 19 के अंतर्गत ही पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं किसी के बारे में, ठीक है, बशर्ते सामने वाला आपसे कमजोर हो, तभी नहीं बोलिएगा, नहीं तो मुंह कान फुलाएगा, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। आप किसी को गाली दे दीजिएगा, सामने वाला कमजोर है तभी ना आपके बात को सहेगा, नहीं तो मुंह कान फुला देगा आपको भी। तो ये सब भाषण की, अब इसका मतलब नहीं है किसी के सामने में कुछ भी बोल दीजिए और आपको पुलिस प्रोटेक्शन और देगा। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोलिए बोलचाल की भाषा में। अब आप गाली सूचक शब्द कीजिएगा, वो आपको उसकी आजादी नहीं देता है। आप बोलिए, एक तरीका से पेश रखिए, विरोध भी कीजिए एक तरीका से। ठीक है, हाँ, क्या चीज नहीं बोल सकते? और सामान्य जो ड्यूटी में है वो बोल सकता है? गाली गलौज या कोई भी किसी के बारे में विपक्ष विरोध में, ठीक है, क्यों नहीं बोलेगा? आप सरकारी ड्यूटी में तब भी बोल सकते हैं, बस गाली गलौज या आप अपमानित नहीं कर सकते, मान हानि वाला बात नहीं बोलिएगा। अब राहुल गांधी बोल दिए, अभिव्यक्ति की आजादी है तभी तक है जब तक एक सीमा है उसका। ठीक है, अगर वो देश विरोधी आप भाषण बोलिएगा, कहिएगा हमको बोलने की आजादी है और बोलिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर तो आप फंस जाइएगा ना, फिर आप वो देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। उसका एक लिमिटेशन है। देखिए, कहने का अर्थ है आपको ये सब अधिकार है, लेकिन सबका लिमिटेशन है। ठीक है, आलोचना भी करेंगे तब बताएंगे, आलोचनात्मक भी पूछता है। एक तरफ आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, दूसरी तरफ क्या होगा? कुछ भी होगा, धारा 144 लगा देगा। आप ना एक साथ बैठ सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। तो उसका भी उपाय है ना, सरकार के पास, उसके पास क्या है? हथियार है। अभी देखिए जाके सासाराम में जो अभी गोलीकांड हुआ है, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, 144 लगा दिया है, इंटरनेट और सब बंद है, तो वहां तो आपका स्वतंत्रता छीन लिया ना। अभी कोरोना के टाइम पे आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई। तो कहने के लिए तो मौलिक अधिकार को छीनना नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अनुच्छेद 144 धारा 144 लगा दिया जाता है। सॉरी, तो एक तरफ अगर संविधान आपको देता है, दूसरी तरफ दूसरे हाथ से ले भी लेता है, बशर्ते आपको इस चीज को समझना होगा। अब शांतिपूर्ण निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण आप सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, हथियार ले जाके आप सभा नहीं कर सकते हैं। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाइएगा। जैसे अभी सिख है ना, क्या नाम है उसका, अमृतपाल सिंह, वो फंस गया बेचारा, वो बोल रहा है क्या, जो ये खालिस्तान का जो है कमांडो बना रहा था। अब सच्चाई क्या है, लेकिन पूरा अभी उस पर लगा हुआ है, पकड़ में नहीं आ रहा है। तो उसने क्या किया? संघ बना दिया, और उसने संघ भी बनाया भारत विरोधी, नया खालिस्तान का डिमांड, सिख का एक अपना देश होगा। अब हिंदू वाला बोलेगा मेरा अपना हिंदुस्तान होगा, मुस्लिम बोलेगा फिर एक पार्ट अलग करो, सिख बोलेगा हमको खालिस्तान चाहिए, ईसाई अलग बोलेगा। तो कहां से संभव है? ये समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश विरोधी गतिविधि वाला संघ नहीं बना सकते आप देश की एकता अखंडता तोड़ने वाला संघ नहीं बना सकते। आगे कर्तव्य भी है आपका, कुछ 11 जो कर्तव्य है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो वही सब चीज है। ठीक है, भारत के अंदर आवाज संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी क्षेत्र में आप बस सकते हैं जाकर के। अब तो जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन अब बस सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उपजीविका व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अब क्या इसका मतलब कि आप शराब बेचिएगा, इलीगल काम नहीं करना। लीगल जहां पे, जिस राज्य में लीगल है तो वहां शराब भी लोग बेचते हैं। बिहार में इलीगल हो गया क्योंकि वह शराबबंदी है आपके राज्य में, इलीगल एक्टिविटी है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो लीगल एक्टिविटी जो भी है उस राज्य के कानून के हिसाब से वही आप व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन लीगल होना चाहिए,
सरकार के नजर में वह काम इलीगल नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी काम, अब कहिएगा हथियार बना के बेचिएगा, बम बना के बेचिएगा, पिस्तौल बनाइएगा, तो वो तो इलीगल एक्टिविटी है ना। ठीक है, चलिए, तो सबके पक्ष में भी है, विपक्ष भी है उसका। ठीक है, तो उस चीज को भी आपको समझना होगा। अब अनुच्छेद 20 है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आपको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप कितना भी चोरी करने में पकड़े गए हैं या बहुत बड़ा क्राइम किए हैं, फिर भी जनता आपको नहीं मार सकती है। ठीक है, जब तक कि आपका कार्रवाई कानूनी रूप से पूरा नहीं होगा तो उसको आपको सजा मिलेगा, जनता यहां डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, तो उस केस में पुलिस प्रशासन आपको क्या करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। आपका कोई प्राण हर नहीं सकता, मार नहीं सकता है, उस केस में भी आपको सुरक्षा मिलता है। कोई व्यक्ति आपको कैद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वही है दैहिक स्वतंत्रता, किसी को आप गुलाम नहीं बना सकते हैं, बेगारी नहीं खटवा सकते हैं जबरदस्ती। तो ये अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 को शिक्षा संबंधी अधिकार है। सभी व्यक्तियों को, जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। वो स्कूल जाएगा, स्कूल में फ्री में, मुफ्त में पढ़ेगा, आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। 21 को अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 विरोध व गिरफ्तारी के केस में भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपको कोई मार नहीं सकता है। अगर आप पुलिस के प्रोटेक्शन में हैं, आप पुलिस के जेल में हैं, अगर आपकी हत्या हो गई तो पुलिस जो उसका निरीक्षक होगा, जेलर होगा, उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है विरोध व गिरफ्तारी से भी संरक्षण है आपको। ठीक, हाँ, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, आते हैं थोड़ा देर में। विरोध और गिरफ्तारी से भी आपको क्या होगा, संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। अब आ जाइए शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। बालाश्रम, यानी कोई बच्चा है उससे आप खटवा नहीं सकते हैं। होटल में देखिएगा 5 साल 8 साल 9 साल का बच्चा भी खटते रहता है, प्लेट उलेट साफ करवाता है, वो गलत है। अनुच्छेद 23 का वो क्या कर रहा होता है, गलत कर, मतलब विरोध कर रहा है वो। मानवों का दुर्व्यापार पे प्रतिषेध है, मानवों का व्यापार भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मानव की खरीद बिक्री भी नहीं हो सकती। उसके बाद है अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में काम करने का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को आप कारखाने में काम पे नहीं रख सकते। अगर आप रखते हैं तो वह आप क्या कर रहे होते हैं, इलीगल एक्टिविटी है, वो आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी में काम करवाना है 15+, तो श्रमजीवी वर्ग ही होता है आपका, श्रमशील वर्ग जो होता है वो 15 से 60 ही होता है। इसी वर्ष के आयु के लोग काम करने वाले हैं। ऐसे सरकारी रूप से सरकारी जॉब में आपको 18+ पे ही होगा, आर्मी डिफेंस को छोड़ करके बाकी जॉब आपका 18+ ही होता है। लेकिन 15+ है तो वो काम कर सकता है, 15+ आयु का है बच्चा तो काम कर सकता है, वो इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम आयु का बच्चा को अगर आप काम करवा रहे हैं अपने दुकान में, अपने होटल में या कहीं पे भी, तो आप जो है अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप शोषण के विरुद्ध अधिकार को छीन रहे हैं और वह व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति आप पे क्लेम करेगा तो आपको सजा हो सकती है। चलिए, अब आ जाइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 5 4 2 4 4 वाला आ गए। अब ये क्या, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी धर्म को अपनाइए, किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपनाना है मान लीजिए, चाहे आप अपना नया धर्म बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपको छूट दे रखी है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। वो अपना कोई भी पूजा अर्चना या मंदिर मस्जिद जो भी बनाना है सामुदायिक रूप से बना सकता है, वो सरकार उस पर कुछ नहीं करेगी। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या किसी पे थोप नहीं सकता है कि आपको इतना धार्मिक रूप से चंदा देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या है कि करों एवं
इस शब्द गलत लग रहा है, ठीक है। उनके बारे में स्वतंत्रता है कि आपको कोई व्यक्ति जबरदस्ती धार्मिक नाम से टैक्स वसूली नहीं कर सकता। आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, आपको मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। कई लोग हिंदू हैं, तो हिंदू अगर मुस्लिम जैसे यूनिवर्सिटी में चले गए या जामिया मिलिया में चले गए, तो उसका एक अपना जो है प्रे होता होगा, प्रार्थना होता होगा। जो हिंदू का जो बनारस जैसे हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका एक अपना पद्धति होगा। तो अगर मान के चलिए वो प्रार्थना में अगर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति है और वह हिंदू आधारित विद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या कुछ भी, तो उस पर स्वेच्छा है कि वो उसमें शामिल हो चाहे नहीं हो। प्रार्थना में उसका मन होगा शामिल होगा, नहीं होगा मन होगा तो नहीं होगा। आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना उसको आजादी है धार्मिक रूप से, वह प्रार्थना में या कोई भी उपासना है। बहुत सारे स्कूल क्या हैं जैसे डीएवी वगैरह है, तो जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, उसमें पूजा हवन होते रहता है, बच्चे लोग के बीच में करवाया जाता है। तो उसमें जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम बच्चे हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनकी इच्छा पे मन हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, वो उनको छूट दिया जा चुका है, ठीक है, अनुच्छेद 28 के अनुसार। तो ये आपका जो है 4 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग का हितों का संरक्षण है, जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्या कम है। अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाइएगा तो वहां हिंदू भी अल्पसंख्यक है, बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, पंजाब चले जाइए हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। जहां पे जिसकी संख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक हो गया, जहां पे जिसकी जनसंख्या कम है वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण वो अपने वर्ग के लिए कर सकता है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया है, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, चाहे ईसाई मिशनरियां है, बहुत सारा सेंट जोसेफ, सेंट पॉल जो भी है कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या जो भी है, तो वो अपने अपने धर्म का संरक्षण कर रहा है, अपने अपने हिसाब से वो अपने हित की पूर्ति कर रहा है और उसको मौलिक अधिकार में दिया गया अनुच्छेद 29 के तहत। तीसरे अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उसके प्रबंधन का स्वतंत्रता है। सिख का भी बहुत सारा खालसा कॉलेज है, आप जाइएगा पंजाब में तो उसमें जो है सिख धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने लिए बनाते हैं। जैसे आपका बहुत सारा एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज है, या आपका कह सकते हैं जामिया मिलिया है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्लामिक, ठीक है। तो लेकिन सब में आप देखिए गौर कीजिएगा, जैसे जामिया मिलिया भी है तो 70% मुस्लिम है, लेकिन उसका नियम है कि 30% आपको अन्य समुदाय के लोग रहेंगे, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। चाहे बनारस, ऐसी बात नहीं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मुस्लिम लोग जाकर नहीं पढ़ते हैं, 30% वहां भी सीट रिजर्वेशन है अलग धर्म के लोगों के लिए। हाँ, बहुसंख्यक लोग वो होंगे, 70% होंगे मुस्लिम जामिया में, लेकिन 30% क्या होंगे, अन्य धर्म के लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छूट दिया गया है अपने अपने धर्म के हित के लिए। जैसे आपका मदरसा है, मदरसा क्या है, उसमें क्या सिखाया जाता है, वो उसके धर्म से जुड़ा हुआ है, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें हिंदू बच्चे ना के बराबर जाते होंगे, आसपास में है तो चला भी जाता होगा, लेकिन 99% बच्चे क्या होंगे, इस्लाम को मानने वाले होंगे, मुस्लिम ही होंगे। तो उसका एक अपना प्रोसेस है, प्राचीन समय से जिस प्रकार से वो लोग पढ़ाते आए हैं। जो भी काजी होते, काजी तो ये होते धार्मिक गुरु होते हैं, क्या होते हैं मदरसा में, हाफिज। आपके घर में आते हैं ना, नहीं हाफिज जी, आप लोग मदरसा के प्रोडक्ट है ना, हमको सब पता चल जाता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो उसमें क्या है कि उसमें धार्मिक शिक्षा भी इंक्लूड है, ठीक है। जैसे हमारे भी जो भी हिंदू से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे सेंट जोसेफ है, या उसमें ईसा मसीह का बचपन से ही प्रार्थना जो है, स्कूल में जाइएगा तो वो आपको हिंदू धर्म वाला प्रार्थना उसमें नहीं दिखेगा। अब कहेगा सरकारी विद्यालय, तो सरकारी विद्यालय में किसी देवी देवता का नाम रहता है प्रार्थना में, बताइए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही कृष्ण, क्या बोलते हैं भूल गए हम लोग। तो उसमें देखिए राम भी है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही क्या बोलते हैं, आगे बोलिए, भूल गए। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा, कुछ इस तरीका से। तो कहने का अर्थ है कि सबको इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि सभी धर्म के मानने वाले बच्चे हैं, ठीक है।
अगर स्पेसिफिक किसी मानने वाले रहेंगे तो वहां पर भी उनको आजादी है कि मन होगा तो उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इसीलिए ये चीज आपको हमने बता दिया कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और प्रबंधन करने की आजादी है अनुच्छेद 30 के तहत। अब आ जाइए अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना गया है, और इसी को किसने बोला है संविधान की आत्मा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत, यानी हाई कोर्ट क्या करेगा? उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस हेतु 5 रीट या निर्देश जारी कर सकते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत वो पूछ सकता है क्या रीजन है, हमें आप गिरफ्तार करें, पहले नोटिस दिखाइए कोर्ट का कि हमको गिरफ्तार करने का वारंट निकला है कि नहीं निकला, आप पूछ सकते हैं। अगर वो दिखाएगा तब आपको बंदी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद तो उसमें फिर अगर आप वहां पे कोर्ट में पेश होना है तो कोर्ट निर्णय देगा कि आपको जेल में जाना है कि जेल के बाहर रखना है और केस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसी से जुड़ा हुआ है। परम आदेश है, ये कोर्ट निर्णय देता है, अपने जो भी अधिकारी वर्ग है उसको आदेश देता है। तो ये सब आगे फिर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सारे क्या हैं? आपके मौलिक जो अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, उसको बचाने के लिए ये सारे जो है रीट दायर किए जाते हैं। ये आपको आदेश दिया जाता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट विशेषता। किसकी विशेषता? तो मौलिक अधिकार की विशेषता। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद और आलोचित भाग बताया था। संविधान सभा ने इसके विचार पर 38 दिन लगाए थे और इसको 7 श्रेणियों में बांटा था। सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे हुआ क्योंकि यह मौलिक अधिकार लोगों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ था। स्वरूप और क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है। ये असीमित नहीं होते हुए भी सामाजिक हित, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायालय में न्याय योग्य होते हैं। ये मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है? न्याय योग्य है। और अनुच्छेद 32 का उपयोग अगर उल्लंघन हुआ उस केस में अनुच्छेद 32 का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सारे अधिकार राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। विपत्ति के समय में जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो केवल आपको मौलिक अधिकार में सिर्फ 2 ही चीज दिया रहेगा, वो 20 और 21 है। 20 मतलब आपको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है, आपको कोई मर्डर नहीं कर सकता है। और 21 क्या? कि बंदी आपको कोई नहीं बना सकता है, रस्सी बांध करके जेल में नहीं रख सकता है। ये आप हर हमेशा आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन बाद बाकी जितना अधिकार है वह राष्ट्रपति अगर साइन कर दिया तो आपसे छीन लिया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में ऐसे थोड़ी छीन लेगा। जैसे देश पे कोई राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रीय आपात आ गया, युद्ध का समय, जैसे कोरोना के समय में देखिए तो क्या हुआ था, आपको बाहर निकलते थे तो पुलिस बाहर बैठा हुआ था, मारे डंडा जो है, आपको सीन याद है ना? सीन याद है कि भूल गए? नहीं, लोग किस तरीका से जिंदगी जी रहा था। आप सोच सकते हैं कि अराजकता वाले देश में, जहां पे तानाशाही देश है, जहां पे शासक उसी प्रकार से शासन कर रहा है, वहां पे लोगों की क्या दशा होती होगी, वो आप कोरोना के सीन को याद करके आप अंदाजा लगा लीजिए। और यह सब सीन होता है कहां पे होगा? तो नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है, ये सब सीन वहां पे दिखता है। तानाशाह मन हो गया, जो मन होगा वही करेगा, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप किसी शासक को या किसी प्रधानमंत्री को अगर शक्ति दे दीजिएगा, उसको हटाइएगा नहीं किसी पार्टी को, तो वो भी तानाशाही हो जाता है। अभी चीन में देखिए, चीन की पार्टी जो भी वहां की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तानाशाही करती है, ठीक है, अपने हिसाब से काम करती है। आप उसका विरोध नहीं कर सकते, गायबे करवा देगी। जो सरकार के विरोध बोला दूसरे दिन वो दिखेगा नहीं, कहां जाएगा वो अब पार्टी का आदमी जानेगा, ठीक है। तो उस तरीका से शासन कर रहा है। तो भारत में अभी भी समय, मौका है, लोग समझदारी से काम करेगा तो वो नौबत नहीं आएगा, नहीं तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
आप विरोध में कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। विरोध में बोलिएगा जब संसद को, अभी राहुल गांधी सांसद है ना, जब मानहानि के केस में उसको जेल हो सकता है तो आम आदमी को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जिसके पास सत्ता है उसके पास पावर है। आप अपने आप को सही साबित ही नहीं करने देगा आपको, आप अपने आप को सही साबित कर ही नहीं पाइए। सारा अधिकार है, सारा कर्तव्य, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दार्शनिक थे, उन्होंने बोला था जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो मकड़े की जाल की तरह होती है, चाहे किसी भी लोकतांत्रिक देश की हो। उसमें क्या होता है कि छोटे कीड़े तो फंस जाते हैं, मकड़ा का जाल देखते होंगे, छोटका कीड़ा फंस गया, उसको जो है, लेकिन बड़का गिरगिट आएगा तो उसको क्या करेगा, जाल को भी तोड़ करके निकल जाता है। तो वही बात है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग बच जाते हैं और छोटे लोग को क्या करते हैं, इनकाउंटर करके मार देते हैं आप। ठीक है, क्राइम सब बराबर करता है। अब बड़े लोग क्या है, उसको अपना जो है केस करते करते जो है डेट पढ़ते पढ़ते उसका उम्र भी खत्म हो जाता है और वो जो है आजादी से घूमते रह जाता है। और जो गरीब आदमी है उसको आप टिट फॉर टैट कर देते हैं, जानते हैं कि इसका कोई देखने वाला है नहीं, वकील भी उसका जो है समर्थन नहीं करेगा, आप उसको तुरंत सजा दे देते हैं। बहुत सारा बलात्कारी जैसे केस हुआ, बाबा राम रहीम अभी भी जेल में जो है, लोग जेल में भी पूजा करता होगा उसका, और उसी तरह के केस में बहुत लोग इनकाउंटर भी हो गए, केस वही था, उसी टाइप का था। ठीक है, तो ये भी सोचने वाली बात होती है। तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पावर पोजीशन का भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो वही सोच समझ के आपको सारे अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कीजिएगा और आप पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बीस 21 को छोड़ करके यहाँ हो गए स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक को प्राप्त है। विदेशी लोगों को अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27, ठीक है, को दिया जाता है। अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25 और 27 विदेशी नागरिक को दिया गया है मौलिक अधिकार। बाद बाकी अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को भी संशोधन किया जा सकता है। इसका प्रभाव सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं के व्यक्तियों पर भी होता है। ठीक है, सब पे पड़ेगा ये। अब महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में, व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करने में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, ये रक्षक है, देश में कानून के शासन को स्थापित करता है, अल्पसंख्यक समाज एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है, व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तरफ तो यह संविधान मौलिक अधिकार देता है, दूसरे तरफ छीन भी लेता है, इसकी व्यापक सीमाएं भी। ठीक है, अगर ये प्रश्न मेंस में पूछ देगा, कहेगा विशेषता नहीं, आलोचना कीजिए, कहेगा मौलिक अधिकार का आप क्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब इसके विरोध में आपको ये सब बोलना है तो बड़ाई करना है, विशेषता बोलेगा तो मौलिक अधिकार को ये सब महत्व विशेषता सब लिख देंगे। ठीक है, जहां मेंस में पूछ दिया आलोचना कीजिए, अब आपको इसका क्या करना है, खंडन करना है। अब इसको आप 80% विरोधाभास में बोलना है, 20% इसके सपोर्ट में बोलना है। तो प्रश्न जानबूझ करके क्या पूछेगा आपको, विरोधाभास वाला पूछे, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तब आपको क्या करना है, उसकी आलोचना करना है, उसके गुण को नहीं बताना है, अवगुण पे ज्यादा फोकस करना है। क्या है, अब देखिए, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं, आपको सामाजिक अधिकार है, जातिगत आपके साथ भेदभाव होता है, अगली पिछड़ी जातियां में आप बटे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे सामाजिक अधिकार नहीं है। ठीक, दूसरा है कि आर्थिक अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, किसी के पास 200 बीघा जमीन है और किसी के पास 2 कट्ठा भी नहीं है, सरकार आपको देती है, दिलवाती है, बराबर करवा रही है, नहीं करवाती है ना, तो फिर ये इसमें आपका पीछा है ना, मौलिक अधिकार कोई काम का नहीं है। ये मौलिक अधिकार तब आर्थिक अधिकार होता जब आर्थिक रूप से सबको बराबर मिल जाता। अब अंग्रेज के समय में जो जमींदार थे वही जमीन पकड़े हुए हैं, जब देश आजाद हुआ उसी समय यह लागू होना था कि जितनी भी जमीनें थी बराबर इक्वल में बांटा जाता पूरे देश में, क्योंकि उससे पहले का जो शासन था अंग्रेजों का शासन था और उसने जमींदारों को अपना जमीन दिया था
टैक्स वसूली करने के लिए। आगे चल करके जमींदारों ने उस जमीन को क्या किया था, अपने नाम करवा लिया था, चुटकी दिलवा के, जबरदस्ती कुछ खिला के पिला के। मतलब कह सकते हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं थे, उनको उतनी समझदारी नहीं होती थी, डर से भी करवा लेता था, मारपीट के भी करवा लेता था, जो समझदार थे उनसे भी करवा लेता। तो ये स्थिति देश में आने ही नहीं दी है कि बराबर का सबको मौका दिया जाए। तो ये अधिकार आपको, मौलिक अधिकार तो सिर्फ दे दिया गया, लेकिन आज तक आपको न सामाजिक अधिकार दिया गया। आज भी आप देखिएगा समाज में जो दलित वर्ग के साथ घृणा किया जाता है, जो अपर जाति हैं वो अपने से निम्न जाति से घृणा करते हैं, ठीक है, सभी जाति, जो निम्न है वो भी अपने से जो निम्न है उससे घृणा करते हैं। तो सामाजिक स्थिति में भी यह अधिकार वास्तविक रूप से आपको नहीं मिला है, केवल और केवल यह राजनीतिक अधिकार दिया कि वोट का अधिकार सबको बराबर हो। वोट का अधिकार क्या है, सबको बराबर। लेकिन आज भी क्या ठो दलित वर्ग का जो है, आप गांव से लेकर के देखिए तो विधायक तक, हाँ वही बनता है जहां रिजर्वेशन है, कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन है। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो देश में कहीं पे भी दलित वर्ग का ना विधायक होता, ना कोई मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर तक नहीं बनता, ठीक है। तो वहां पे आपको राजनीतिक अधिकार है, लेकिन वही है कि आपको आर्थिक और सामाजिक अधिकार अभी तक नहीं दिया गया। सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार भी आपको नहीं है। रोजगार दे रही है सरकार, आप अपने मेरिट से ले रहे हैं ना, सरकार आती है बोलती है कि आइए रोजगार देंगे, बहुत कम लोगों को दे पाती है, ठीक है। तो आपको ये भी अधिकार नहीं मिला है, रोजगार का भी अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी या कुछ भी क्रिएशन नहीं हो रहा है। विश्राम और सम्मान का भी अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितना घंटा काम करना है, कितना घंटा विश्राम करना है, ये सब का भी उल्लेख मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ये आलोचना में लिख सकते हैं। उसके बाद अस्पष्टता का भाव, व्याख्या अस्पष्ट है, धुंधली है, कई जुमले वाले शब्द हैं, जुमलेबाजी, सार्वजनिक आदेश, अल्पसंख्यक युक्ति युक्त, सार्वजनिक हित, उचित प्रतिबंध, मतलब ये शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है। सार्वजनिक हित, अरे सार्वजनिक हित में कौन से वर्ग का हित, क्लियरिटी नहीं है। अस्थायित्व का अधिकार, इन अधिकारों को संसद कटौती या समाप्त कर सकती है। अब राष्ट्रपति ये काट लेगा, संसद आपका काट सकता है। तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा जैसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, समाप्त हो गया, तो संसद ने क्या कर दिया, काट दिया। ये भी तो आलोचना कर सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार को भी हटाया जा सकता है, और संसद हटा सकती है जब उसकी इच्छा करे। आपातकाल के दौरान स्थगन हो जाता है, 2021 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त कर लिए जाते हैं, सिर्फ 2021 को छोड़ करके। तो ये भी तो इसका जो है आपका ड्रॉबैक है, अवगुण है, कि मौलिक अधिकार एक तरफ दे दिया और आपातकाल लगा करके सारा अधिकार राष्ट्रपति ले लिया, आपको दिया ही नहीं, जनता का सारा अधिकार छीना जा सकता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, सॉरी, महंगा उपचार है। अगर आप इसके लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट, सब लोग इसका बियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, और सुप्रीम कोर्ट में केस करना और जीतना और उसमें डेट पे जाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वकील सब जो है 1 घंटा का बहस का लाखों रुपया लेता है। गरीब व्यक्ति कहां से जाएगा, आप उसका जमीन हड़प लीजिए, गरीब व्यक्ति के पास ना पैसा है कि वो दरोगा पास भी जाएगा, पुलिस पास भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका किसी का मौलिक अधिकार हनन भी हो गया, तो अगर न्यायिक प्रक्रिया में वो जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत महंगा है। क्या लिखा हुआ, न्यायपालिका को इन अधिकारों का रक्षक बताया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी खर्चीला है, जो उसका वहन ही नहीं कर पाएगा। आम आदमी के बस की बात ही नहीं है जाके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दायर करके उसको लड़ करके जीत लेना। उसके लिए आपको वकील रखना होगा, और सुप्रीम कोर्ट का वकील एक एक केस का 1-1 घंटे का लाखों में फीस मांगेंगे। जैसे अभी टीचर का ही मुद्दा है, आप देखिए बहुत सारा केस होता है स्टूडेंट से रिलेटेड, सिर्फ फंड के कारण वो स्थगित हो जाता है, कोई लड़ने ही वाला नहीं है, ठीक है। समानता का अधिकार है, उसके तहत आप जाते हैं, लेकिन
अगर आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, वकील को नहीं देंगे, केस आगे जाकर के डिसमिस हो जाता है। इन सीमाओं के अतिरिक्त भारतीय संविधान न सिर्फ नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की वकालत करता है, अपितु उनके संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्धता दिखाता है। जहां तक की रक्षा की बात है तो एमबी पपाई के शब्दों में मूल अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा नहीं अपितु सत्ता जागरूक जनमत द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रूप से आपका जो मौलिक अधिकार है इसकी रक्षा आपका कानून नहीं करता है, न्यायपालिका नहीं कर पाती है, बल्कि जो जागरूक जनता है यही अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकती है। सामूहिक रूप से कोई पीआईएल दायर करता है तो वह अधिकार आसानी से आपको दे दिया जाता है, तो तभी होगा। अगर आप अकेले पूरा सिस्टम से लड़िएगा तो आपको क्या होगा, वहां हार मिलेगी। लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से लड़िएगा तो आप फिर क्या कीजिएगा, जीत जाइएगा, अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो विभिन्न तथ्यों को रखते हुए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन सा अनुच्छेद कहां से कहां तक क्या है, किस देश से लिए गए हैं, विशेषता क्या है, उसकी आलोचना क्या है। ठीक है, इससे ज्यादा ना प्री में आपको पूछेगा ना ही मेंस में लिखना है। ठीक है, पूछेगा तो या तो आलोचना पूछेगा तो विशेषता नहीं पूछेगा, विशेषता पूछेगा तो आलोचना नहीं पूछेगा, क्योंकि आप इतना नहीं लिख पाइएगा उतना कम टाइम पे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके पास अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भी, आज इतना ही रहने देते।